नमस्कार, मैं मोहन पाठक फिर से आपका स्वागत करता हूं और पार्ट 2 है ये आपका भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इसमें कुछ आप नोट्स वगैरह अपना लेके बैठ जाइए लिखने के लिए। लिखिए नहीं तो बहुत पछताएंगे, इतना मैं कहता हूँ, बाद में बहुत पछताएंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट 2 है हमारा भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इससे भी धाकड़ पार्ट था पहला वाला, तो आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, पर्यावरण में जाके घुस जाइए उसमें और देखिए। और यूपी टीईटी 60 वीडियो हमने बनाया है, 40-50 वीडियो अभी तक हो चुके हैं, तो वो भी जाके देखिए। वन लाइनर क्वेश्चन जिसको आप कहेंगे कि यूपी टेट क्वेश्चन बैंक वगैरह की तरह, ठीक है। यूपी दांत के प्रकार होते हैं, दांत के कितने प्रकार होते हैं? जो हमारे दांत होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं? तो मेरे साथियों दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये इसको पढ़ाने के बाद इसी वीडियो में हम 7 जो संस्थाएं हैं, प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी हम लास्ट में अभी पढ़ाएंगे। इसको मिटा के फिर हम इसके लास्ट में 7 संस्थाएं आपको बताएंगे कि कौन सी संस्थाएं कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, या आप कह सकते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक या चवर्णक, ठीक है, ठीक है। इसमें अग्रचवर्णक और चवर्णक का एक ही काम होता है, दोनों का पीसने का काम होता है, काटने और पीसने और चबाने का कार्य होता है। किसका? अग्रचवर्णक और चवर्णक का कार्य क्या होता है? पीसना और चबाना। पीसना ऐसे पीसते हैं ना, पीसना और चबाना। अग्रचवर्णक और चवर्णक का मेन काम होता है। काटने का काम किसका होता है? तो कृंतक का होता है। काटने का काम कौन करता है? कृंतक का होता है। और रदनक का कार्य होता है, रदनक, गलत लिख दिए हैं, रदनक, रदानक लिखे, रदनक, रदनक का काम होता है फाड़ना। तो अब सीरीज में आप देखिए, अगर लिख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ये होगा। कृंतक, दांत के प्रकार 4 होते हैं। कृंतक का कार्य होता है काटना, रदनक का कार्य होता है फाड़ना, तीसरा अग्रचवर्णक का कार्य होता है पीसना और चबाना, और चवर्णक का कार्य होता है पीसना और चबाना। ये हो गए आपके दांत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मेरे साथियों मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के जटिल कणों को किस में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज में बदल देता है। टाइलिन, जो हमारे लार में टाइलिन पाया जाता है, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, ग्रास नली के पश्चात भोजन कहाँ पहुँचता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रास नली के पश्चात भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मेरे भाई अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। अब देखिए, नोट पॉइंट करिएगा। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। जो पाचक एंजाइम होता है इसके द्वारा, जिसका नाम है पेप्सिन, ठीक है, पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पीपी ट्रेक बनाइए, पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। पीपी पेप्सिन प्रोटीन का किस एंजाइम के द्वारा पाचन होता है? तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और देखिए एक और होता है, रेनिन होता है। रेनिन, पेप्सिन और रेनिन होता है। रेनिन क्या कहता है? दूध को दही में बदल देता है, ठीक है, दूध को दही में बदल देता है। ये पेट के अंदर की कहानी हो रही है, पेट के बाहर की कहानी नहीं होती। पेट के बाहर की कहानी में दूध से दही बदलने की क्रिया को किण्वन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जो दूध को दही से बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं, लेकिन ये हमारा पाचन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा? पाचक एंजाइम जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो होता है दूध को दही में बदल देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो आहार नाल में होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल में होता है। हमारा 5वां क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण होती है। छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण होती है। पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण होती है, जबकि इसके अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। पाचन की प्रक्रिया में छोटी आंत में
मतलब छोटी आंत के प्रथम भाग में क्या होता है, पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है और अंतिम भाग में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। अब देखिए ये लिखिए, अभी इन सबको लिख लीजिए। ये 3 परिभाषाएं हैं, एक तरह से आप समझिए। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु, वातावरण क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की, नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। फिर से सुनिए और याद करिए, यहीं पे याद करिए, यहीं पे, बाद में याद नहीं करेंगे आप, हमको पता है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक, नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। वातावरण की वायु को नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। याद हो गया होगा। दूसरा देखिए, फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक से शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं, या उच्छ्वसन कहते हैं, या निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, निःश्वसन। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसको अंतः श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो उसको उच्च श्वसन कहते हैं या अंतः श्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। ठीक है, उच्छ्वसन कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 ग्रहण करते हैं और निकालते क्या है, तो CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 अणु बाहर निकालते हैं। देखिए हमारा 8वां, अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन की क्रिया, अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। याद करिए, अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय जंतु में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है, जो पानी में रहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं जीव जंतु, उनकी श्वसन क्रिया कैसे होती है। हम तो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, वो कैसे लेते हैं पानी के अंदर, तो जानते हैं H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अणु, H2O, हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन के 2 अणु ले लीजिए, उनको मिला देंगे तो पानी बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है। तो जो जलीय जीव होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा, जो उनका फेफड़ा होता है जिसे कहते हैं गलफड़ी या गिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, गलफड़ा या गिल्स, फेफड़ा उनके पास है, उनके पास गलफड़ा होता है, गलफड़ा, गलफड़े के द्वारा या गिल्स के द्वारा, गलफड़े को ही गिल्स कहा जाता है, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा वो अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। कौन, जल के अंदर रहने वाले जीव, जैसे मछली वगैरह हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय, यहाँ पे देखिए बॉर्नवीटा रखे हैं, बॉर्नवीटा है ये बिल्कुल बॉर्नवीटा है, और जो बीच में छोड़ के गया होगा ना उसका तो वारा न्यारा हो गया। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 और 2, मतलब 2-2 के में विभाजित होता है, एक अलिंद और एक निलय। 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। क्या होते हैं, 2 निलय होता, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, और 2-2 4 होता है। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण, देखिए क्या चीज़ है, रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट में, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब देखिए, 1 घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कितनी होती है। आया ना मजा क्वेश्चन सुन के। कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन, सिर्फ मिलेगा मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों में शेयर करना होगा और खुद पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नोट्स बनाइए, जो पढ़ा रहा हूँ लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, और एग्जाम से पहले एक बार बस रिपीट करके जाइए और पूरा पर्यावरण करके आइए। ठीक है, 1 घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कितनी होती है, तो 2 से 5 लाख होती है। कितनी होती है, 2 से 5 लाख होती है। बड़ा बड़ा लिखा हूँ इसलिए तो दिख भी गया होगा पहले से ही। इसको इसलिए लिखा था कि जो लोग इसको शुरू से ही देख रहे हैं तो उनको अब तक याद हो गया होगा। सेंस
सेंस इसे कहते हैं कि बड़ा बड़ा लिखा था, जो दिमाग लगाया होगा तो ये तो पढ़ ही रहा था पीछे का और इस पे भी अपना ध्यान केंद्रित किया रहा होगा और ये उसका अब तक तो याद हो गया होगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं का, श्वेत रुधिर कणिका मतलब WBC, ठीक है, WBC जिसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है। मतलब सफ़ेद रुधिर कणिका जो होता है, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, वाइट रुधिर कणिका, ठीक है, का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। और RBC जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, RBC, ठीक है, RBC मतलब RBC रेड लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। आइए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है? हमारे जो शरीर है इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का भार होता है? तो जल का भार होता है। ये तो सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन शिशु में, स्त्री में, वयस्क स्त्री और वयस्क पुरुष में कितना पॉइंट पाया जाता है, जल कितना पाया जाता है? ये हुई पढ़ाई करने का तरीका। देखिए कितना पाया जाता है। बच्चे में कितना पाया जाता है? 75% जल। जो नवजात शिशु होता है तो उसके भार का 75% जल होता है। और जो स्त्री होती है, वयस्क स्त्री, ठीक है, वयस्क स्त्री जो होती है उसके भार का 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। और जो वयस्क पुरुष होता है इसमें 60 से 65% होता है। कितना होता है? 60 से 65% होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किसके शरीर में कितना जल होता है। अब आइए देखिए, हमारे 7 राष्ट्रीय संस्थान जो हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि किसके शरीर में कितना जल होता है, शिशु के शरीर में कितना जल होता है, स्त्री के शरीर में कितना जल होता है, पुरुष के शरीर में कितना जल होता है। तो आइए अब हम 7 संस्थानों के बारे में इसी वीडियो में ही, इसी लेक्चर में ही जान लेते हैं, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इनमें से एक पूछा जा सकता है, ठीक है। शारीरिक विकलांग संस्थान, शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो हमारी देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है शारीरिक विकलांग संस्थान। विकलांग क्या होते हैं जी? विकलांगों के लिए नया वर्ड क्या यूज किया गया है? विकलांगों के लिए नया वर्ड क्या यूज किया गया है? तो विकलांगों के लिए कैसा वर्ड यूज किया गया है? विकलांगों के लिए नया वर्ड क्या यूज किया गया था? विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द यूज किया गया है, ठीक है। दिव्यांग, दिव्य अंग हो जिसका, दिव्य अंग हो जिसका, क्या? दिव्य अंग हो जिसका अन्य अंगों से क्या हो? अलग चीज़ें हो। दिव्य अंग हो जिसका, उसे क्या कहा जाता है? दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है, उसे दिव्यांग कहा जाता है। दिव्य अंग हो जिसका, उसे क्या कहा जाता है? दिव्यांग कहा जाता है। तो ये आपका समझ गए होंगे ना दिव्यांग। जब से इसको किसने चेंज करवाया था? तो मोदी ने करवाया था, ठीक है, मोदी ने इसको चेंज करवाया था। इससे पहले क्या होता? विकलांग ही था। अभी तो विकलांग, इसको आप विकलांग ही लिखिएगा, जैसे लिखा है ऐसे ही सेम टू सेम लिखिए। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान। दृष्टि विकलांग मतलब जिनको आँख से परेशानी हो, जिनको आँखों की परेशानी हो, राष्ट्रीय दृष्टि मतलब जैसे दृष्टि दोष होते हैं, दृष्टि दो, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं। आप जैसे दृष्टि विकलांग मतलब जो नेत्रहीनों के लिए कहाँ विकलांग है? तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, सही है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। महाकुंभ लगने वाला है इस बार। कहाँ लगने वाला है? राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो आपका देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। याद कर लीजिए, मेरे साथ ही याद कर लीजिए, ठीक है। शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला है हमारा आर्थोपेडिक, राष्ट्रीय नेशनल आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ है मेरे साथियों? राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान आपका
कोलकाता में है, कोलकाता में है, कोलकाता में है। पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो यहीं पे हुआ करती थी। बाद में दिल्ली आई। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? ढिल्लिका है, ढिल्लिका। ठीक है। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान आपका, राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है, याद कर लीजिए यहीं पे। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो सिकंदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे? सिकंदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। पांचवा, श्रवण विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग का मतलब हो गया जो दिमाग से कुछ बौद्धिक क्षमताएं वगैरह में परेशानी है, बुद्धि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद में है। श्रवण विकलांग, श्रवण मतलब होता है सुनना, जिसको सुनने में परेशानी हो उसके लिए वो वाला संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे चली थी, मुंबई से ठाणे चली थी। ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ? कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। कहाँ पे? कटक में है। ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अनुसंधान मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अनुसंधान मतलब क्या होता है। किसको पता है अनुसंधान मतलब? रिसर्च होता है भाई, रिसर्च। ठीक है। अनुसंधान संस्थान, खोजबीन। ठीक है। राष्ट्रीय कहाँ है? कटक में है। पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण कहाँ पे? चेन्नई में है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सातों याद हो गए। लिख लीजिए, और मैंने तो याद करवाने की कोशिश की। तो चलिए फिर मिलेंगे। अभी ये इसमें अभी और भी लेक्चर चलेंगे। ये आपका भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में ही चल रहा है। भोजन, स्वास्थ्य, ये क्या है? स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। स्वास्थ्य ये क्या है? आपका स्वास्थ्य है, शरीर से रिलेटेड है। अभी भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में अभी और चलेंगे, कम से कम 2 लेक्चर और इसमें आएंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।